वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो आज हम लोग अफ्रीका से रिलेटेड ही आगे जो है तटीय क्षेत्र का हम लोग अध्ययन कर लिए थे और इसके आंतरिक भागों में जो कर्क रेखा पर स्थित देश हैं उनके बारे में पढ़ा था, मकर रेखा पर और भूमध्य रेखा से रिलेटेड। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है यहाँ के पर्वतों से रिलेटेड। तो हेडिंग डालेंगे सब लोग, अफ्रीका के प्रमुख पर्वत व पठार। अफ्रीका के प्रमुख है पर्वत व पठार। और इसी के साथ साथ इसी में एक टॉपिक और आ जाएगा था मरुस्थल, इसके बारे में देखेंगे हम। इसके मरुस्थलीय क्षेत्र से रिलेटेड ये जो मैप बना है अफ्रीका के उत्तरी भाग का है ये, और इस पार्ट में देखा जाए तो ये आपका है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, और इसी भूमध्य सागर में दो प्रमुख खाड़ियाँ आपको बताई गई थी। एक खाड़ी यहाँ पर थी, गिब्स की खाड़ी, गिब्स की खाड़ी, और दूसरी खाड़ी इस जगह में बताई गई थी सिद्रा की खाड़ी। दो प्रमुख है खाड़ियाँ यहाँ पर है। जहाँ पे देखिए गिब्स की खाड़ी है, यहाँ एक छोटा सा देश है ये। इस देश का नाम क्या है? ट्यूनीशिया। क्या नाम है इसका? ट्यूनीशिया। तो इसको हम लोग टी से डिनोट कर ले रहे हैं यहाँ पे, ट्यूनीशिया। ठीक। और जहाँ पे सिद्रा की खाड़ी है, इस देश का नाम क्या है? लीबिया, है ना। इसका नाम क्या है? लीबिया। लीबिया के राइट हैंड साइड मिस्र, या इसी को इजिप्ट भी कहते हैं, और लीबिया के लेफ्ट हैंड साइड तो यहाँ का जो सबसे बड़ा देश है ये, है ना, यहाँ का सबसे बड़ा देश। अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश बताइए तो क्या बताएंगे? अल्जीरिया। ठीक। विश्व में इसका स्थान किस नंबर पे आएगा? अगर दे दिया जाए कि अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है तो विश्व में इसका कौन सा स्थान है? 10वें नंबर पे है ये। ठीक है ना। किस नंबर पे है? 10वें नंबर पे है। अब यहाँ पे देखिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक। क्योंकि जब ये दक्षिणी सूडान जब नया देश बना है तो डाटा वहाँ का विश्व का भी चेंज हुआ है और इसका भी चेंज हुआ है। ठीक। तो जब डाटा देखिए जहाँ जहाँ पे चेंज होता है वहाँ से कोरिलेट करके क्वेश्चन उठने की संभावना ज़्यादा होती है। ये या तो इंडियन ज्योग्राफी से कोरिलेट कर दिया जाता भारत से कि भारत विश्व का कौन सा है? 7वां सबसे बड़ा देश है। तो 8वें नंबर पर कौन सा है? अगर 7वें नंबर पे 7वां सबसे बड़ा देश भारत हो गया तो 8वें नंबर पे कौन सा हो जाएगा? 8वें नंबर पर अर्जेंटीना, है ना। 8वें नंबर पे क्या है? अर्जेंटीना।
फिर 9वां स्थान किसका हो जाएगा? कजाकिस्तान। किसका है? कजाकिस्तान। और फिर 10वां स्थान क्या हो जाएगा आपका? अल्जीरिया। तो इंडिया के ज्योग्राफी से कोरिलेट करके पूछा जा सकता है कि 4 देश दे दिए जाएं और उन्हें चारों देशों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखना है कि 7वें नंबर पे भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया, है ना, ये क्षेत्रफल के अनुसार है। और इससे पहले की बात करें तो उसका ट्रिक बहुत अच्छा बनाया गया था, आप लोगों को बताया गया था, रुक चीन अब आ भारत। ठीक है ना, क्या था आपका? रुक के चीन अब आ भारत। तो यहाँ से देखिए क्या हुआ कि जो पहला विश्व का पहला सबसे बड़ा देश क्या हो जाएगा? रूस। दूसरे नंबर पे कनाडा। तीसरा स्थान क्या हो जाएगा? चौथा स्थान हो जाएगा अमेरिका अर्थात यूएसए। 5वां किसका हो जाएगा? ब्राज़ील। और 6ठा किसका हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे भारत। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हुए, कैसे पूछा गया इस पे। या तो यहाँ से दे दिया जाता है, शुरुआत के 4 दे देते हैं, और या तो भारत से उठा करके दे दिया जाएगा, यहाँ से इधर का उठा करके, और या तो फिर यहाँ से उठा करके इसका दे दिया। 3 तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, है ना। या तो स्टार्टिंग के 4 दे दिया जाता है, या तो भारत से लिंक करेगा, तो भारत से यानी आपका जो बढ़ते क्रम में इधर आ जाएगा, और भारत से है जो घटते क्रम में आपका इस तरफ आ जाएगा ये। ठीक है, तो हर तरीके से क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखा जाए तो ये कौन सा देश बताया गया है? मोरक्को। ठीक है ना, क्या देश है? मोरक्को। और ये था आपका वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा, जो सहारा मरुस्थल का जो पश्चिमी भाग है वो यहीं पर है, इसलिए इसका नाम दे दिया जाता है वेस्टर्न सहारा दे दिया जाता है। ठीक। अब इन्हीं देशों में से देखेंगे तो एक वलित मोड़दार पर्वत आएगा, और उसी का नाम क्या है? एटलस पर्वत। ठीक है, क्या नाम है? एटलस पर्वत। एटलस पर्वत। तो इसका एक फिगर बना लेते हैं एटलस पर्वत से रिलेटेड। तो इसका अगर विस्तार की बात करें तो एक तो देखिए आपका है मोरक्को है, इस देश में आ जाएगा। दूसरा है ट्यूनीशिया है यहाँ पर, और तीसरा आपका अल्जीरिया है। 3 देशों में इसका विस्तार है। ये किसके अंतर्गत है? ये एक देश क्या होगा आपका? मोरक्को। दूसरा क्या है? अल्जीरिया। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका? ट्यूनीशिया। 3 यानी यहाँ पे देश है। ठीक। अब इसकी 3 प्रमुख श्रेणियाँ भी है इसी की। सबसे उत्तर वाली जो श्रेणी है उसे मिडल एटलस कहते हैं ये, ठीक है ना। सबसे उत्तर वाली जो श्रेणी है उसे क्या नाम दिया गया है? मिडल एटलस।
इस प्रकार इसको सबसे उत्तर वाली श्रेणी जो रहेगी ऐसे बना लिएगा। मोरक्को और अल्जीरिया में इसका मुख्य रूप से विस्तार है। ठीक, इसे नाम दिया गया है मिडल एटलस। मिडिल एटलस। और जो सबसे दक्षिण में है वो, उसका नाम है सहारा एटलस। जो सबसे दक्षिण में है उसका नाम क्या है? सहारा एटलस। सहारा एटलस। तो सबसे उत्तर में आपका है मिडिल एटलस और सबसे दक्षिण में आपका क्या है? सहारा एटलस। और जो सबसे पश्चिम में है उसी का नाम है वेस्टर्न एटलस या पश्चिमी सहारा के नाम से उसे जाना जाता है, या उसी को एंटी एटलस कहते हैं, पश्चिमी भाग को। इसे नाम दिया गया है एंटी एटलस। जैसे हिमालय पर्वत था, वलित मोड़दार पर्वत, तो उसकी 3 श्रेणियां बताई गई थी, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। इसी प्रकार इसकी देखा जाए कि जो सबसे उत्तर वाली जो श्रेणी है उसे क्या नाम दिया गया है? मिडिल एटलस। सबसे दक्षिण वाली जो श्रेणी है उसे नाम दिया गया है सहारा एटलस, और जो सबसे पश्चिम में है उसे नाम दिया गया है एंटी एटलस। 3 प्रमुख यहाँ पे श्रेणियाँ हैं। एटलस में भी देखिएगा आपको मिलेगा ये एंटी एटलस, सहारा एटलस और मिडल एटलस। और इसकी जो सबसे लंबी श्रेणी है उसे ग्रेट एटलस या हाई एटलस कहते हैं। हाँ, जो सबसे लंबी श्रेणी है उसे क्या नाम दिया गया है? ग्रेट एटलस या हाई एटलस। इसका जो मध्य वाला पार्ट है ये। तो इसे नाम दिया गया है ग्रेट या हाई एटलस। अब जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें कि इन चारों श्रेणियों में से सबसे लंबी श्रेणी का नाम बताइए। चारों श्रेणियों में से सबसे लंबी श्रेणी का नाम बताइए। तो क्या उत्तर बताएंगे आप लोग? यही आपका ग्रेट या हाई एटलस। एक क्वेश्चन ही हो गया। सबसे पश्चिम में स्थित कौन सी श्रेणी है? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? एंटी एटलस। सबसे दक्षिण में कौन सी श्रेणी है? तो उत्तर क्या होगा? सहारा एटलस। सबसे उत्तर में कौन सी है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? मिडल एटलस। फिर अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे ऊंची कौन सी है? सबसे ऊंची कौन सी? तो नाम से देखिए यहाँ पे है हाई। हाई मतलब क्या है? ऊंचा। यानी क्या हुआ
कि जो ग्रेट एटलस है वो ये सबसे ऊंची यानी श्रेणी है। और इसी ग्रेट एटलस पे देखिएगा टोबोकल, एटलस में नज़र आ रहा होगा टोबोकल, नज़र आया कि नहीं? देखिए टोबोकल, माउंट टोबोकल, ये मोरक्को में मिलेगा आपको, माउंट टोबोकल मिल गया। तो इसी श्रेणी पर स्थित है आपका माउंट टोबोकल। ये मोरक्को में इस तरह से बना ऐसे। माउंट टोबोकल, माउंट टोबोकल। सबसे लंबी है ग्रेट या हाई एटलस, लंबाई ऊंचाई दोनों में, ठीक है। यानी अगर इसी को थोड़ा सा अगर अलग से देखिए, आसानी से देखें तो इस तरह से ये एक एटलस ये हो गया आपका, इसे कहेंगे हम लोग ग्रेट एटलस, ठीक। और दूसरा जो हो गया इसके ऊपर बना लीजिएगा ऐसे, ये हो जाएगा आपका मिडिल एटलस। और सबसे दक्षिण में एक बना लीजिएगा ऐसे, ये हो जाएगा सहारा एटलस। और सबसे पश्चिम में इस तरह से बना लीजिएगा ऐसे, एंटी एटलस। और इसी जो ग्रेट एटलस है यहीं पे इसकी सबसे ऊंची चोटी ऐसे दिखा दीजिएगा, इसका नाम क्या है? माउंट टोबोकल। तो जब देखिए मैपिंग के द्वारा जब क्लियर हो जाए तो इस तरह से इसको ऐसे करके आसान से एक ड्राफ्टिंग ऐसे बना लिया करिए, ठीक। कि ये यानी 4 श्रेणियाँ ऐसे ये विस्तृत है। ये कैसी पर्वत है? ये वलित मोड़दार पर्वत है। ये कैसा है? वलित मोड़दार पर्वत है ये। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एटलस पर्वत का ये विस्तृत है। ये सबसे उत्तर में जो बताया गया है इसका क्या नाम बताया गया है? मिडिल एटलस। सबसे उत्तर में क्या था? मिडिल एटलस। और सबसे जो दक्षिण में था इसका क्या नाम है? सहारा एटलस। और जो सबसे पश्चिम में है एंटी एटलस नाम दिया गया। और जो सबसे लंबी और ऊंची श्रेणी था उसे क्या नाम दिया गया? ग्रेट एटलस। ग्रेट एटलस। जहाँ पे देखिए वेस्टर्न सहारा है, वेस्टर्न सहारा के नीचे आते हैं तो क्या कौन सा देश पड़ेगा?
मारिटानिया। क्या नाम पड़ेगा? मारिटानिया। मारिटानिया के राइट हैंड साइड आपका अल्जीरिया। अब उसी अल्जीरिया में देखिए एटलस में, तो एक आपको मिलेगा होगार पर्वत। होगार पर्वत, होगार या अगार करके हिंदी में अगार दिया होगा इसे, इसी में होगार या अगार पर्वत। अगार पर्वत तो किस जगह पर स्थित है? तो उत्तर क्या होगा आपका? अल्जीरिया में ही है ना। और इसी पे जो ताहत एक मिलेगा, माउंट ताहत, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट ताहत। माउंट ताहत। तो होगार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा? माउंट ताहत यानी हो जाएगा ये। बिल्कुल ये जो सहारा एटलस है उसके दक्षिण में आएगा ये। इसके बाद देखते हैं ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया में बताई गई थी खाड़ी आपको, क्या नाम था इसका? गिब्स की खाड़ी थी। क्या नाम था? गिब्स की खाड़ी है। इस जगह पे ऐसे गिब्स की खाड़ी। और लीबिया, लीबिया में कौन सी है? सिद्रा की खाड़ी। सिद्रा की लीबिया वाला जो क्षेत्र है पूर्णतः मरुस्थलीय क्षेत्र है आपका ये, ठीक है ना। यहाँ पे एक आपको मरुस्थल भी मिलेगा आपको, लीबिया का मरुस्थल, लीबिया डेजर्ट लिखा हुआ देखिए आपके, जहाँ पे लीबिया डेजर्ट, लीबिया का मरुस्थल। लीबिया मरुस्थल। लीबिया में कोई हवा चलती थी, यहाँ की जो लोकल विंड चलती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। कौन सी थी वो? कई बार आ चुका है, गिबली, ठीक है ना। कौन सी मरुस्थल चलती थी? गिबली हवा चलती है। तो इसी लीबिया क्षेत्र में जो चलने वाली जो धूल भरी जो आंधियाँ होती थी उसे क्या नाम दिया जाता है? गिबली कहा जाता है उसे। उसे क्या नाम दिया जाता है? गिबली। लीबिया के बाद आगे देखते हैं हम लोग कि लाल सागर की तरफ चलते हैं और जहाँ पे नील नदी है ना, मिस्र में नील नदी इस प्रकार ऐसे ही है। नील नदी है प्रवाहित हो रही है।
नीले नदी। और इसी के मुहाने पर एक बंदरगाह बताया गया था, अलेक्जेंड्रिया। कौन सा बंदरगाह था? अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। कौन सा भूगोलवेत्ता है जो अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह का अपनी यात्रा वृत्तांत का पूरा वर्णन किया है? हेरोडोटस। किसने किया था? हेरोडोटस। ठीक, तो कभी भी देखिए इससे रिलेटेड अगर किसी भूगोलवेत्ता का नाम आए, हमेशा क्या नाम दीजिएगा? हेरोडोटस का ही पूरा का पूरा, उसी की यात्रा का वृत्तांत ये वर्णन मिलता है ये। तो इसके जो लाल सागर के तटीय क्षेत्र में देखें हम लोग, ये आपका यहाँ पे एक खाड़ी बताई गई है। ये कौन सी खाड़ी है? ये स्वेज की खाड़ी है। ये स्वेज की खाड़ी। और ये कौन सी खाड़ी है? ये अकाबा की खाड़ी है। ये अकाबा की खाड़ी। ये अकाबा की खाड़ी। ये स्वेज की खाड़ी। और ये वाला जो पूरा पार्ट हो जाएगा पूरब का, इसे नाम दे दिया जाता है लाल सागर दे दिया जाता है ये। ठीक, तो मिस्र का जो पूर्वी भाग है, ठीक, यहाँ पर भी देखिए मरुस्थलों का विकास है ये पूरा का पूरा। यहाँ पर भी क्या है? मरुस्थलों का विकास है, पाया जाता है। और इसी मरुस्थल को नाम दिया जाता है पूर्वी मरुस्थल कहते हैं इसी को। इसे क्या दिया गया है? पूर्वी मरुस्थल। पूर्वी मरुस्थल। यहाँ पर भी धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। अब क्वेश्चन आया है, मिस्र में चलने वाली जो लोकल विंड है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? खमसिन, है ना? खमसिन। तो याद कर लीजिएगा गाने से वही, क्या खूब लगती हो, बड़ी कमसिन दिखती हो, फिर से कहो अच्छा लगता है ना? तो उसी से आपको ये याद भी हो जाएगा, कमसिन खमसिन। ठीक, तो यहाँ पे जो चलने वाली धूल भरी आंधियाँ होती हैं उसे क्या नाम दिया गया है? खमसिन। इसी क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की जनजाति रहती है। क्वेश्चन आया हुआ है भी कि यहाँ पे जो रहने वाली जनजातियाँ हैं जो एग्रीकल्चर का कार्य करती है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? फल्लाह। किस नाम से जाना जाता है? फल्लाह के नाम से जाना जाता है ये। तो फल्लाह जनजाति इसी क्षेत्र में पाई जाती है। फ्रांस की एक कंपनी थी जो कि यहाँ पर प्रोजेक्ट लेकर के आई थी। कौन सा डैम बनाने के लिए आई थी वो? आसवान डैम। किसका प्रोजेक्ट लेके आई थी? आसवान बांध का ये पे प्रोजेक्ट बनाने लेके आई थी वो। लेकिन युद्ध के चलते विवाद हो गया और इसलिए उसने प्रोजेक्ट अपना क्या किया? वो वापस ले लिया। तो इसका जो सबसे ऊंचा डैम है उसका नाम क्या है? आसवान बांध। बाद में बना फिर दूसरे से समझौता हुआ, आसवान बांध। अब जहाँ पे देखिए आसवान बांध बना है वहीं पर इसके जल को इकट्ठा किया गया है। जल को क्या कर दिया गया है? इकट्ठा किया गया है और इस तरह से एक जलाशय बनाया गया है और जलाशय को एक झील के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन उससे पूछा गया है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी झील है उस झील का नाम बताइए। तो क्या झील है आपका? नासिर झील है वो, है ना? यहीं पे इसकी सीमा से ऐसे बिल्कुल जल इकट्ठा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है? नासिर झील।
नासिर है, हाँ, बांध का पानी है उसको जहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, नासिर झील। ठीक, आसवान डैम आपका नासिर झील। और सबसे बड़ी बात है कि इसी डैम के पास से ही कर्क रेखा गुजर रही है। ये कौन सी रेखा गुजर रही है? कर्क रेखा गुजरती है। अब बताया जाता है, एक वर्ड आता है कि नखलिस्तान क्या होता है। क्वेश्चन आया हुआ है, नखलिस्तान किसे कहते हैं? क्या होता है, कोई बताएगा? नखलिस्तान किसे कहते हैं? तो वो क्षेत्र, मरुस्थल का वो क्षेत्र जहाँ पर पानी की उपलब्धता मिल जाए और वहाँ पर खेती बाड़ी करना शुरू कर दें, तो उसी क्षेत्र को नाम दे दिया जाता है, नखलिस्तान कहा जाता है। ठीक ना, मरुस्थल होना चाहिए पहली चीज़, और उस मरुस्थल क्षेत्र में क्या हो जाए? जल की उपलब्धता हो जाए, जल की क्या हो जाए? उपलब्धता हो जाए। तो जो फल्ला जो किसान है, तो यहाँ पे देखिए जो नासिर झील है, नासिर झील से क्या हो रहा है? उनको जल मिल जा रहा है ये। ठीक, और इस वजह से इससे क्या होता है कि ये क्षेत्र क्या है? काफ़ी हरा भरा हो जाता है। जैसे अगर भारत का नखलिस्तान पूछा जाए किस एरिया में है, तो इंदिरा नहर है ना, कहाँ पे आ जाएगा? इंदिरा नहर आ जाएगा ये। ठीक, राजस्थान वाला। ठीक, तो इस तरह से मरुस्थल क्षेत्र में जहाँ पर भी है नहीं जल की उपलब्धता होगी, वहाँ पे नखलिस्तान का यानी विकास होगा वो। ठीक, यानी वो क्षेत्र क्या होगा? काफ़ी हरा भरा हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है ये। नहीं, उसको नहीं, जहाँ पे ऑलरेडी पहले से, वो तो अचानक की बात है वो। एक क्वेश्चन और आया था इसी से रिलेटेड कि रक्त वर्षा क्या है, खूनी वर्षा क्या है। ठीक, या ये कह सकते हैं कि यहाँ की जो लाल रेत है, लाल बलुआ पत्थर है, तो उसी का अपघर्षण हुआ है, उसी से लाल रेत है। और जब ये धूल भरी आंधियाँ चलती है और जब ये आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, तो आर्द्रता ग्रहण करने के बाद और फिर यही जब वर्षा करेगी, और वर्षा करने से क्या होगा कि यहाँ जो फल्ला जो किसान होंगे, इनकी जो फसल होंगे, तो फसल पर रेत फिर वापस आकर के गिरेगी, तो वो वाली बर्बाद हो जाएगी, है ना। और जो वर्षा होती है वो कैसी होती है? रेड कलर की होती है। वो किस वजह से होती है? रेड के कारण होती है। तो देखिए कहीं पर भी अगर रेड की बात आए कि लाल उसका कलर क्यों है वो, तो दो कारण होता है। एक होता आपका आयरन ऑक्साइड होगा, और या तो क्या होगा आपका लाल बलुआ पत्थर होगा। वो क्या होगा? लाल बलुआ पत्थर। अभी चित्रकूट की तरफ जाइए आप, बुंदेलखंड की तरफ, तो वहाँ पर क्या है कि आपको ऐसे छोटे छोटे ऐसे पोखर मिलेंगे जगह जगह पे, और दूर से देखेंगे तो बिल्कुल कलर का रेड कलर का नज़र आता है। वो बड़ा अजीब लगता है, ये कैसे हो गया, यानी पानी ऐसा लाल कैसे है ये। तो पता चलता है कि वहाँ आसपास है कि लाल बलुआ पत्थर है वो। ठीक, और उसी लाल बलुआ पत्थर से जब वो पानी का स्रोत जब आ रहा है रिस रिस कर, तो उसके कलर, यानी वहाँ के लोकल लोगों से पूछिए तो बताते हैं कि उसी का परिणाम है, वो पहाड़ी से आती है।
अब चूँकि ज्योग्राफी उनको नहीं पता होता है तो उनको ये लगता है कि किसी देवी या देवता का यानी कार्य है ये, ठीक, और उस पर्वत से आ रही है और उसके पूजा आराधना के रूप में कर रहे हैं। लेकिन जब आप लोग ज्योग्राफी है तो पता चल जाता है कि नहीं वो लाल बलुआ पत्थर है, तो लाल यानी कलर कैसा उसका, वो रेड है, और इस वजह से क्या हो रहा है कि पानी वो रेड आ रहा है, ठीक। तो इसीलिए कहा जाता है कि एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जब एजुकेशन हो जाता है तो जो अंधविश्वास होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, फिर रेशनल से, विवेक से उसको सोचना शुरू करते हैं, है ना। जो बात होती है उससे क्या होगा कि हट करके यानी बिल्कुल सोचेंगे। अब इसी को देखिए, जो हवाएं चलती थी एक समय, जब यहाँ के लोग पढ़े लिखे लोग नहीं थे, मिस्र के लोग, तो इन जो हवाएं होती थी तो इनको क्या है, देवता का रूप धारण करके लोग पूजा करते थे। और चूँकि जब हवा चलेगी तो ये भी था कि इन फल्ला के लिए क्या होगा, समस्या ले आएगी ये। लेकिन अब ये जब एजुकेटेड हो गए, पढ़ लिख लिए हैं, तो समझ गए हैं ये, ठीक है, कि ये स्वाभाविक है ये, क्योंकि जब मरुस्थल है तो प्रेशर यानी क्या होगा, वहाँ पे लो होना ही है, और वहाँ से हवाएं उठना तय है। और जब हवा चलेगी तो क्या होगा, स्पीड काफ़ी तेज होगी, ठीक, आर्द्रता ग्रहण करेगी, वर्षा होना स्वाभाविक है। तो यानी मतलब क्या है, ये एक प्रकृति का रीजन बन जाता है ये, या ये नहीं कह सकते किसी देवी देवता का प्रकोप का कारण है ये, ठीक। अभी एक अक्षय कुमार की बहुत अच्छी मूवी आई है, बहुत अच्छा, हल्का सा आप तो देख पाए थे उसमें कि बाबा जी की लुटिया बोलता, कहाँ है लुटिया, कहाँ है वो, उसमें शायद वो कुछ राख होकर रखा रहता था वो सब चीज़ें, और सबको यानी डराता रहता था। तो ये अंत में क्या है, लुटिया, वही शायद लक्ष्मी पिक्चर है क्या ये, है लक्ष्मी शायद पिक्चर है, कुछ ऐसा ही है, देखें कि नहीं आप लोग, कौन सी पिक्चर है? अच्छा है, हाँ, तो उसे भी देखिए काफ़ी अच्छा बताया गया है ये सारा चीज़। इसी तरह से एक है पेट्रोलियम जेली आता है ना, पेट्रोलियम जेली और परमा मैग्नेट होता है, दोनों को जब आपस में मिश्रण कर देते बिल्कुल रक्त की तरह हो जाता है। और पेट्रोलियम जेली और परमा मैग्नेट, है ना, तो इन दोनों रासायनों को जो आपस में मिला दिया जाता है तो बिल्कुल रक्त की तरह हो जाता है, ठीक। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जो कि उसकी केमिस्ट्री कहीं ना कहीं उसका जवाब दे देती है वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि इनके अंदर जो एक अंधविश्वास था, धीरे धीरे अंधविश्वास क्या हो रहा है, वो दूर हो रहा है ये। अब चूँकि मिस्र की राजधानी काहिरा, मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा, यहीं पर कैरो, और ये कैरो क्या है, अफ्रीका का सबसे बड़ा महानगर है, मेगा सिटी में है ये आपका, ये इसके अंतर्गत आता है, ये मेगा सिटी के अंतर्गत आता है ये, ठीक। अब धीरे धीरे लोग हैं ये खेतीबाड़ी करना शुरू कर दिए हैं, और इसके पास मिस्र के बाद अर्थव्यवस्था का भी मूल साधन आ गया, क्यों, क्योंकि स्वेज नहर पे इसका अपना खुद का अधिकार हो गया अब ये, और इस वजह से इस पर राजस्व आ गया है, तो एजुकेशन यानी में काफ़ी योगदान कर रहा है ये। तो लोग पढ़ लिख करके जो इनके साथ डाउटफुल था वो समाप्त हो गया है। एक और क्वेश्चन आया है, विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है ना? अल्जीजिया, ठीक है ना, क्या नाम उसका, अल्जीजिया। अब कहाँ पे पड़ेगा अल्जीजिया, है कहाँ पे, तो उत्तर क्या होगा, लीबिया में। लीबिया में किस जगह पे, जहाँ पे लीबिया का मरुस्थल है ना, यहीं पे अल्जीजिया, जो कि अफ्रीका का तो है ही।
अल्जीरिया। ठीक, तो विश्व का सबसे गर्म स्थान, टेम्परेचर लगभग 55, 56, 57 तक यानी पहुंच जाना। ठीक, और 57 तक तो यानी देखिए 45, 46 पे इंडिया का क्या हाल हो जाता है ना। 57, 58 पे सारी वनस्पतियाँ नष्ट हो जाएंगी, सब चीज़ें। वेस्टर्न सहारा मरुस्थल, तो जो सहारा मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, उसी का जो पश्चिमी भाग है जो कि वेस्टर्न सहारा के एरिया में पाया जाता है, ये मारिटानिया हो गया, वहाँ पे पाया जाता है, तो उसी को नाम दिया जाता है वेस्टर्न सहारा मरुस्थल नाम दिया गया है। मारिटानिया में देखिएगा, जहाँ पे मारिटानिया है तो यहाँ पे एक है आपका चेक डेजर्ट मिल गया होगा मारिटानिया में। मारिटानिया जहाँ पे है ये ऐसे, मारिटानिया। अच्छा, मारिटानिया भूलेगा कि नहीं अब? हैं? भूल जाएंगे? तो यहाँ पे है चेक मरुस्थल, चेक के अच्छा, बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी आपको इसमें कि नाम किसी और का रहेगा, स्थिति कहीं और पे रहेगी। और एक गज़ल है, मेरी ज़िंदगी किसी और की, मेरे नाम का कोई और है, सुना है कि नहीं है? तो वो कहीं ना कहीं देखिए इस तरह से रहेगा। आप क्वेश्चन आ जाएगा चेक मरुस्थल कहाँ है, और उसी में अगर ऑप्शन दे दिया जाएगा कि चेक गणराज्य, तब तो हो गया समस्या है ना, तब समस्या हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, आपको ऐसा ही है। इसी तरह से इंडियन ज्योग्राफी में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। अब उसी में अगर ऑप्शन दे दिया कि चित्रकूट दे दिया तो सबका ध्यान वहीं पर चला जाएगा, या ऑप्शन में उत्तर प्रदेश दे दिया तो कहेंगे कि अच्छा हाँ हो सकता है ना, या मध्य प्रदेश दे दिया तो उसमें भी लोग डाउट चाहेंगे कि अच्छा चित्रकूट का कुछ विस्तार है, जो ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में है वो, है ना, तो वहाँ पे लोगों का ध्यान चला जाएगा। लेकिन उत्तर वो गलत हो जाएगा, वो तो उत्तर कहाँ चला जाएगा आपका, ये छत्तीसगढ़ में चला जाएगा, है ना। छत्तीसगढ़ में जो बस्तर ज़िला है वहाँ पे है ये इंद्रावती नदी। ठीक, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नाम कहीं और का रहेगा और स्थिति कहीं पे और रहेगी है, तो इस पर भी विशेष ध्यान रखना है। ठीक, कि चेक मरुस्थल, तो चेक मरुस्थल कहाँ पे आपका, मारिटानिया में स्थित है आपका ये। ठीक, माली में देखिएगा अदरार मरुस्थल, जहाँ पे माली है, माली अदरार। वैसे भी देखिए जो माली होता है तो सबका आदर ही करता है, बाबूजी बाबूजी कहता रहता है सबको, आदर, तो आदर से क्या चलेगा, अदरार। ठीक है, आदर से क्या हो जाएगा, अदरार। अच्छा, मारिटानिया आपको तो भूलेगा नहीं, ठीक है,
लेकिन अगर दे दिया जाए कि मॉरिटानिया की राजधानी बताइए, तब क्या करेंगे? मॉरिटानिया की राजधानी बताइए, कहेंगे तब तो गड़बड़ा जाएगा। बहुत टंगड़िया तोड़े थे उसका हमरिया का है, लेकिन कभी देखते देखते कभी ये नहीं हुआ था है कि है नॉक्साट मिल गया है? नॉक्साट, ठीक है ना। तो जब वो डंडा खींच के मार रहा था, है? तो जब लगा उसको रिया को तो बोला गुड शॉट तो जब धीरे से लगा होगा तो कहे नॉट गुड शॉट, है ना। तो नॉट शॉट ऐसे करके याद कर लीजिएगा, ठीक। जैसे अब किसी से अगर हो रहा है, आपस में आप लोग खेल रहे हैं, तो ऐसे किसी को मारिए, जब लग जाता है तो कहे गुड शॉट, और जब नहीं लगा कहे नॉट गुड शॉट। तो नॉट शॉट करके आपको याद हो जाएगा। तो मॉरिटानिया की राजधानी भी ज़्यादा दिक्कत है नहीं करेगी आपको ये, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कई आपके मरुस्थल मिले आपको, कि एक है आपका लीबिया मरुस्थल, दूसरा है पूर्वी मरुस्थल, तीसरा आपका है सहारा मरुस्थल, पश्चिमी सहारा मरुस्थल, और फिर इसके बाद है ये अदरार मरुस्थल, ठीक है। अदरार ये हाँ माली में आता है ये, है ना। हाँ ये माली में आएगा, ये उसके नीचे है ये। जहाँ पे देखिए नाइजर है, ठीक है ना, नाइजर। हाँ तो नाइजर में क्या होता है कि एयर ले लेता है वो, है मरुस्थल, ठीक। तो एयर मरुस्थल नाम दे दिया गया उसको। यहीं पर अदरार के ही नीचे जाइएगा, ऐसे बना लीजिएगा। एयर मरुस्थल, एयर मरुस्थल, ठीक, या हवा मरुस्थल कहते हैं इसी को, है ना, ठीक। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है एयर, ठीक। इसके बाद चार्ट में देखिएगा तिवेस्ती पर्वत है, चार्ट में तिवेस्ती, तिवेस्ती पर्वत, ये छोटे छोटे हैं। जहाँ पे देखें सूडान, मिस्र के थोड़ा और साउथ की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक, मिस्र के साउथ की तरफ। तो नखलिस्तान वाला जो एरिया था आपका, ये नासिर झील, नासिर झील के जैसे दक्षिण में जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको सूडान। सो सूडान में आपका है नूबियन मरुस्थल पड़ेगा आपका, ये कौन सा मरुस्थल है वहाँ पे? हाँ देखिए इसमें नज़र आ रहा होगा, नूबियन मरुस्थल, नूबियन मरुस्थल। सबसे ज़्यादा जो गलती होती है यहाँ पे इसी पर होती है, नूबियन मरुस्थल में होती है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका एक मरुस्थल और जाएंगे हम लोग, जब मकर रेखा आएगा वहाँ पे नज़र आएगा, वो नाबिक मरुस्थल आता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे नूबियन यहाँ पे है, नाबिक कहाँ पे? मकर रेखा पर चला जाएगा। तो इस एरिया से देखा गया कि आपकी कर्क रेखा से गुजर रही है, ये क्या गुजर रही है? कर्क
रेखा गुजर रही है। और नील नदी से पूरब वाला जो एरिया होगा ये आपके आर्द्र क्षेत्र होते हैं, ये जिसे नखलिस्थान यानी कहा गया है। और नील नदी से पश्चिम वाला जो एरिया होगा यहाँ पर क्या होगा कि ये शुष्क मरुस्थल होते हैं, सबके सब क्या होंगे आपके शुष्क मरुस्थल के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ पे देखा गया कि कैसे यानी यहाँ पे पर्वतों के साथ साथ मरुस्थल भी है और यहाँ पर आपके पठार भी विस्तृत पाए जाते हैं। इसको इतना नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे इसके बाद देखते हैं हम लोग कि अफ्रीका के पूर्वी भाग में, जिसे यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, क्या नाम दिया जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। या इसी को दिया जाता है श्रृंग देश कहते हैं, इसी को श्रृंग देश भी इसी को कहा जाता है। इसको हम लोग पढ़े थे अकाबा की खाड़ी। अकाबा की खाड़ी, और एक खाड़ी इधर थी स्वेज की खाड़ी। बीच वाला जो पोर्शन था ये था लाल सागर। ये लाल सागर, और इस तरफ है अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी। लाल सागर से उत्तर पे देखें, यहाँ पे देखें इतनी सीमा जो आ जा रही थी ये मिस्र के साथ चली जा रही थी, इजिप्ट जिसे कहते थे हम लोग। उसके जो साउथ वाला जो पोर्शन था आपका सूडान आ जा रहा था यहाँ पे। अब उसके बाद जो आपका ये नुकीला वाला जो पार्ट ऐसे है जो कि सिंह की भांति जो निकला है ना, जो अफ्रीका का जो नुकीला वाला पार्ट इस तरह से ऐसे सिंह की भांति निकला हुआ है, तो इसी पार्ट को नाम दिया जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका या श्रृंग देश कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इस पे खूब आए हुए हैं, कौन कौन से देश इसमें शामिल किए जाते हैं, कौन से शामिल नहीं किए जाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा देश ये है, जिबूती। जिबूती। और दूसरा देश यहाँ मिल जाएगा ये सोमालिया। सोमालिया। और
एक देश आपको ये मिल जाएगा, इरिट्रिया। इरिट्रिया। और इनके जो मध्य वाला जो क्षेत्र है उसका क्या नाम आ जाएगा? इथोपिया। इथोपिया इसके मध्य वाला पार्ट है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए क्या है कि मूलतः ये जो 4 देश हैं यही मिलकर के क्या करेंगे? श्रृंग देश का निर्माण कर रहे हैं। यानी यहाँ से क्या है कि एक आपका है ये इरिट्रिया, दूसरा है जिबूती, तीसरा जो था आपका सोमालिया, और चौथा आपका इथोपिया। अब क्वेश्चन एक बार आया था इसी से रिलेटेड और दिया था कि यही आपका क्वेश्चन दिया था ये कि इनमें से बताइए कौन सा है जो कि श्रृंग देश नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या है कि हम लोग क्या करेंगे कि जो मूल हैं किनारे वाले उनको तो ले लेंगे और जो मध्य वाला है उसको फिर छोड़ देंगे। हालांकि तो श्रृंग में तो आते हैं चारों हैं, लेकिन अगर आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा है जो कि है लेकिन ना के बराबर है वो, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इथोपिया। वहाँ पे आंसर गलत माना था। दोबारा फिर क्वेश्चन आपका आया हुआ है तो उसमें तंजानिया ऑप्शन दिया गया था, तो तंजानिया आपको फिर नेगलेक्ट कर दिया गया। यानी इनमें से कोई ना कोई 3 आपके ज़रूर मिलेंगे, एक कोई और मिल जाता है। अगर चारों दिया रहे और किसी एक को छांटना रहे तब क्या है? इथोपिया को छांट दिएगा। इन दोनों सागरों को जोड़ने वाली एक जल संधि बताई गई थी, बाब अल मंडेव जल संधि। यहाँ पे बाब अल मंडेव जल संधि। इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा। इरिट्रिया की राजधानी क्या थी? अस्मारा। और जब भी कोई आपको इरिटेट करे तो बस क्या करिए, संभल जाने तो एस मारेंगे कि याद रखोगे, ठीक है? क्या याद रखोगे? इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा। तो बंदरगाह था कि नहीं ये बताइए, है? तो उत्तर क्या होगा? बंदरगाह था। कहाँ पर स्थित था? तो क्या होगा? लाल सागर पे है, यहीं पर इसकी ये स्थिति है ये इसकी। ठीक, अस्मारा। ठीक। जिबूती की राजधानी, तो उत्तर क्या होगा? जिबूती ही, है ना? जिबूती की राजधानी क्या हो जाएगा? जिबूती। बंदरगाह है कि नहीं? तो उत्तर क्या होगा? बंदरगाह है। किसका बंदरगाह है? तो उत्तर क्या होगा? अदन की खाड़ी का है। किसका है? अदन की खाड़ी का है, जिबूती इसका बंदरगाह। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु, है ना? क्या नाम है? मोगादिशु। बंदरगाह है कि नहीं? तो उत्तर क्या होगा? बंदरगाह है। किसका बंदरगाह है? तो उत्तर क्या होगा आपका? हिंद महासागर का है ये, मोगादिशु। ठीक। तो यहाँ से देखिए क्या निष्कर्ष में आया कि जो श्रृंग देश हैं, मुख्यतः जो 3 देश हैं, तीनों के क्या है? जो राजधानियाँ हैं बंदरगाहों पर स्थित है। ये आपका ये किस पर स्थित है? बंदरगाहों। जो इथोपिया है, इथोपिया के मध्य भाग में एक पठार पाया जाता है, उसका नाम है इथोपिया का पठार या इथोपिया की उच्च भूमि। देखिए मिल गया होगा,
इथोपिया की उच्च भूमि। इथोपिया की उच्च भूमि। इथोपिया की उच्च भूमि या पठार। अब इसी पठारी क्षेत्र पे देखिएगा तो दो झील आपको नजर आएगा। एक है टाना झील, मिला कि नहीं? टाना झील देखिएगा, टाना झील खोजिए, मिल गया। और टाना झील के थोड़ा सा वहीं पे देखिए एक और मिलेगा, असलाल झील। असल टाना और असल झील। तो जो पूरब में आपका है असल झील है, यहाँ पूरब में क्या है? असल झील है ये। और टाना झील किधर है? ये पश्चिम में है। असल झील और ये है आपका टाना झील। और इसी टाना झील से एक नदी की उत्पत्ति होती है, ब्लू नील। किसकी उत्पत्ति हो रही है? ब्लू नील की उत्पत्ति हो, नीली नील जिसे कहते हैं हम लोग। यहीं से एक झील की नदी की उत्पत्ति होती है, उसका नाम क्या है? ब्लू नील। ब्लू नील। और यही ब्लू नील किससे जाकर के मिल जाती है? वाइट नील से। और कहाँ पर मिलती है? खार्तूम में। खार्तूम किसकी राजधानी है? सूडान की राजधानी है ये। तो यहाँ से देखिए क्या है, एक महत्वपूर्ण नदी की उत्पत्ति होती है और उसका नाम क्या है? ब्लू नील। एक छोटी सी और नदी है आपका अलबारा, उसकी भी यहीं से उत्पत्ति हो रही है। अलबारा टाना झील से ही हो रही है, जैसे अलबारा झील। अलबारा नदी। तो एक दक्षिण में चली जाती है ब्लू नील और एक है आपका अलबारा। अलबारा भी जाकर के कहाँ मिल जाती है? नील नदी में ही अभी आके मिल जा रही है। तो दो प्रमुख यहाँ पे झीलों की उत्पत्ति, नदियों की उत्पत्ति। असलाल जो झील है आपका ये इथोपिया और जिबूती, ये थोड़ा सा और पूरब की तरफ जाएगा। असलाल, असल झील जिसे कहते हैं, ये और विस्तार है इसे, दोनों की सीमा पर है ये असल झील। असल झील कहाँ पे है? इथोपिया और जिबूती की सीमा पर है ये। तो दो प्रमुख झीलें हैं यहाँ पे इसके ऊंचे पठारी भाग में। एक आपका टाना झील है, दूसरा आपका असल झील है। टाना झील से दो नदियों की उत्पत्ति होती है, एक है अलबारा नदी और दूसरी आपकी है ब्लू नील। ब्लू नील है श्वेत नील में जाकर के मिलती है और वहीं से उसका नामकरण हो जाता है नील नदी। और आगे नील नदी जब आगे जाती है उत्तर की तरफ तो अलबारा नदी आकर के उसमें फिर मिल जाती है ये।
इथोपिया का जो पठार है काफ़ी बड़ा है ये, ठीक है ना। इसी का जो दक्षिणी भाग देखेंगे आप लोग, इथोपिया का पठार का जो दक्षिणी पार्ट है, अबिसीनिया का पठार मिला कि नहीं आपको, देखिए इथोपिया हाईलैंड का जो दक्षिणी भाग है उसी का नाम दिया जाता है अबिसीनिया का पठार, इसका जो दक्षिण वाला पार्ट है ये। अबिसीनिया का पठार। और इसी अबिसीनिया के पठार में सिबली तथा जुब्बा नदी है ना, दो नदियों की उत्पत्ति होती है यहाँ से, सिबली तथा जुब्बा। छोटी छोटी नदियाँ हैं ये, सिबली नदी और दूसरी क्या है, जुब्बा। इनमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका ये सिबली नदी है। ये सिबली नदी मिली कि नहीं आपको, इसमें देखिए नजर आ रही है, सिबली मिल गई। सिबली और जुब्बा, हाँ सिबली और जुब्बा दोनों मिल गया होगा आपको, ठीक है। और दोनों नदियां हैं जो डेल्टा जो बना रही है, कहाँ पे बनाती है, हिंद महासागर में बनाती है। कहाँ बना रही है, हिंद महासागर में बना रही है। और जब देखिए नदी की उत्पत्ति होकर के जब ये आगे बढ़ रही है ये, तो सिबली नदी के तट पर एक राजधानी स्थित है, यही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आता है क्वेश्चन सम्मिलित करने के लिए कि मोगादिशु किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो उत्तर क्या होगा, सिबली नदी पर है ये। उत्तर क्या होगा, सिबली नदी पर। अपने अगर पूर्वांचल क्षेत्र का देखा जाए, सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है, पूर्वांचल का सबसे बढ़िया कॉलेज अगर आपसे पूछे कोई, बताइए क्या बताएंगे। यही है, सिबली कॉलेज है, ठीक है। क्या है ये, सिबली कॉलेज। बहुत इसने अपना नाम कर लिया है ना। रूल रेगुलेशन बहुत अच्छा है इसका, नकल वकल बिल्कुल नहीं होता है, अनुशासन बहुत अच्छा है, रेगुलर क्लास चलती रहती है, ठीक। क्लास कॉलेज के अंदर अगर बच्चा चला गया तो बिल्कुल एक अनुशासन में ही रहेगा वो। वहाँ के प्रिंसिपल जो होते हैं वो नेता होता कि कोई बात कुछ नहीं सुनते हैं। अगर एक बार उसने जो डिसीजन ले लिया, उसके बाद कोई भी क्या है सोचे इसको हटा ले, कितना नहीं करके कभी तापी कभी कुछ नहीं कर पाए। करते रहिए जो जितना भी तोड़ फोड़ करिए, जो भी करिए, कुछ भी करिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। नहीं नहीं, बस ऐसे जोड़ दिए गए हैं, शब्द एक है, सिबली सिबली है ना, तो सिबली थोड़ा सा याद रहेगा आपको, ठीक। और सिबली कॉलेज वैसे भी आप याद रहेगा, है ना। और आजमगढ़ में जो स्थित है ये आपका, आजमगढ़ में एक नई यूनिवर्सिटी भी बन गई है राजा सुहेलदेव से, ठीक। सुहेलदेव का आज भी जो पूरा डिसीजन मेकिंग का कार्य अकेले यही कर रहा है, सिबली, ठीक है ना। यानी वहाँ के जो वाइस चांसलर भी हैं इन्हीं के ऊपर चलते हैं, यानी वर्चस्व इतना पाई, प्रभाव क्षेत्र है इसका, वो रिजल्ट देता है हिसाब से लोगों को, है ना, कि वो प्रभावित हो जाते हैं उससे। टीचरों ने यहाँ तक कि आंदोलन करने का प्रयास किया, सीधे उन्होंने सीधे एक
वर्ड कहा कि इसके आगे अब कुछ नहीं, जाइए, 1 सप्ताह के बाद आपका डिसीजन आएगा। 1 सप्ताह उनके कार्य को ठप कर दिए पूरा वो, और कर दिया वो। सब ताकते रह गए कि आप कर लेंगे, वाइस चांसलर के पास कहीं कहीं भी जाइए, आप कुछ भी करवा लीजिए, कुछ भी नहीं होगा आपका। और वास्तव में हुआ ही नहीं। 10 दिन के बाद नोटिस निकली, फिर उनका कार्य आगे बढ़ा के वो। तो इसलिए इसके ये सख्त नफ़रत है वो, है ना, अनुशासन के बहुत ज़्यादा। तो एक चीज़ ये चीज़ आती समझ में आता है कि अगर अनुशासन के मामले में देखें तो बहुत बढ़िया आपका ये है सिवली कॉलेज। और क्लास की अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी मर्यादा क्या, अनुशासन, डिसिप्लिन। जहाँ पे डिसिप्लिन रहेगा, ठीक, वहाँ पे वो कॉलेज बहुत बढ़िया कार्य करेगा। और जहाँ पे मनमानी रहेगा वो, तो सिवली, तो सिवली के तट पे कौन सा शहर बसा है, मोगादिशु आपका ही, ठीक। तो इसको इतना पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं।